Hello dear friends, myself Govind Lohiya from Guru Nanak College of Pharmacy, Nagpur, and here we are already on unit 5th, that is pH, buffer and isotonic solution of your physical Pharmaceutics-I, and this is video number 5th. So in previous video we have seen about in video number 1 about Sorensen pH scale, in video number 2 about the different methods for the pH measurement like colorimetric, electrometric. In video number 3rd, that is we have seen already about the Henderson Hasselbalch equation, or what we call buffer equation. In video number 4, that is the previous video, we have seen the application of buffer in pharmacy and other industries also, and this is video number 5th, and here I am going to show, or we are going to see about buffer capacity and maximum buffer capacity. So let's start with the buffer capacity and maximum buffer capacity. So buffer application we have already seen. Now we have on the point of buffer capacity. So buffer capacity is denoted sign beta. It is also called as buffer efficiency, buffer index and buffer value. Okay. So the question, ये क्वेश्चन आपको मे बी बफर कैपेसिटी का क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी आता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, इसके ऊपर जीपैट में क्वेश्चन भी रहेंगे. तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि बफर कैपेसिटी को बफर एफिशिएंसी, बफर इंडेक्स और बफर वैल्यू भी बोला जाता है. ठीक है. सो व्हाट डू मीन बाय बफर कैपेसिटी, क्या होती है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बफर टू पीएच चेंज इज रेफर्ड एज अ बफर कैपेसिटी. यानी कितने से वो अपने पीएच को चेंज होने से रोकेगा, उसको हम लोग बोलेंगे बफर कैपेसिटी. अगर हमने एक बफर बनाया है सिस्टम और उसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर डाल रहे हैं तो वहाँ पर पीएच चेंज होगा. मगर ये बफर की डेफिनेशन ही बताती है कि बफर इज नथिंग बट अ सिस्टम विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली. तो इसकी जो रेजिस्टेंस की पावर है वो मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग ले लेते हैं, एंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बफर टू चेंज इन पीएच इज रेफर्ड एज बफर कैपेसिटी बीटा. अब हम लोग इसको देखेंगे कि 1 यूनिट में कब होगा. ठीक है. तो यहाँ ये डेफिनेशन अभी अप्रोप्रिएट है यहाँ तक. ठीक है. आगे चलते हैं. और इन अदर वर्ड अगर मैं बात करूँ इन फार्मूला टर्म्स, तो फार्मूला टर्म्स में क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट एडेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड टू स्मॉल चेंज इन पीएच ब्रॉट बाय अबाउट बाय दिस एडिशन. लाइक हम लोग जितना भी अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डाल रहे हैं उस वजह से वहां पर जो पीएच चेंज हुआ, इसका रेशियो यानी बीटा है, इसका रेशियो यानी बफर कैपेसिटी है, इसका रेशियो यानी बफर एफिशिएंसी है, बफर इंडेक्स है या बफर वैल्यू है. तो इक्वेशन लिख लेते हैं. बीटा इज इक्वल टू डेल्टा बी बाय डेल्टा pH. Delta pH is nothing but small change in pH brought about by this addition. Delta B is nothing but हम लोग देखते हैं ये है small amount of जो भी एसिड या बेस हम लोग डाल रहे हैं इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. ओके. तो ये हम लोग बात करेंगे इसके लिए. ठीक है. तो डेल्टा बी इज नथिंग बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. डेल्टा पीएच इज नथिंग बट चेंज इन पीएच. ओके. Now this is the most important definition. ठीक है. बफर कैपेसिटी हैज द वैल्यू ऑफ 1. कब होंगी बफर कैपेसिटी की वैल्यू 1? बीटा इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब आप जो भी अमाउंट डालोगे उससे चेंज इन पीएच आपका जो भी होगा, इसका रेशियो अगर 1 होगा देन बीटा इज इक्वल टू 1. तो हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन को, बीटा 1 कब होगा? द बफर कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैज अ वैल्यू ऑफ 1 व्हेन the addition of 1 gram equivalent of strong base or strong acid to 1 liter of buffer solution result in change in the pH of 1 unit. Then buffer capacity of solution is to be called as 1. कब होंगी 1? जब मैं जो भी कंपाउंड यहाँ पर, for example when I am adding a 1 gram equivalent of strong base or strong acid पर लीटर ऑफ ए बफर सॉल्यूशन. पर लीटर, 1 लीटर मेरे पास बफर सॉल्यूशन है और इसके अंदर मैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालता हूँ और उससे जो भी चेंज इन पीएच होगा, से एसिडिक बफर था जिसका पीएच 3 था तो 3 से 4 हुआ, 3 से
4 होना मतलब 1 pH यूनिट से चेंज होना, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज बफर कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन हैज अ वैल्यू 1। ओके, नाउ क्लियर। नाउ आगे चलते हैं। तो बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन हम लोगों ने 3 तरह से देखी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बफर टू pH change is referred as a buffer capacity. It is the ratio of added of strong acid or strong base, और ये हम लोग बात करें कि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लेंगे। ओके, ये भी हमने देखा। और बफर कैपेसिटी की वैल्यू कब होगी 1, ये भी हमने देखा। ओके, नाउ कम टू दिस। अब एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। ये एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा। इफ द क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स, इफ द क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, देन इट विल बी ओके कि आप ये डेफिनेशन लिखो और यहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है, बफर कैपेसिटी, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का पूछा तो उसमें और ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो 2 मार्क्स का ये हो जाएगा क्वेश्चन। बट द क्वेश्चन इज मोर देन 2 मार्क्स, देन आपको ये इक्वेशन के साथ जानना पड़ेगा। लेट्स कंसीडर वन एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। कितना लिया एसिटिक एसिड 0.1 मोल, सोडियम एसीटेट कितना लिया 0.1 मोल, और ये दोनों को मिक्स करके आपने एक बफर सिस्टम बनाई जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर हमें 0.01 मोल पोर्शन ऑफ NaOH अगर ऐड करता हूँ, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहा हूँ इस सिस्टम के अंदर, किसमें एसिटिक एसिड 0.1 मोल में और सोडियम एसीटेट 0.1 मोल की बफर सिस्टम के अंदर मैं कितना डाल रहा हूँ, तो 0.01 मोल डाल रहा हूँ, यानी 10 गुना इससे कम कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग डाल रहे हैं। अब ये डालने के बाद में और कितना, तो 1 ml ही डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं डाल रहे, बहुत कम कम डालते जा रहे हैं ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं इसमें। क्या होगा इससे क्या होगा, एसिटिक एसिड जो है वो रिएक्ट होगा NaOH के साथ, तो एसिटिक एसिड कम होगा और एसिटिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट होकर क्या बनेगा, तो सोडियम एसीटेट बनेगा। मतलब एसिड कॉम्पोजिशन कम होगा और सॉल्ट कॉम्पोजिशन आपका बढ़ेगा। ठीक है, क्या किया आपने, एक बफर सिस्टम ली जिसका आपने बोला एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट है 0.1 मोल 1 लीटर के अंदर, उसमें आप 0.1 मोल पोर्शन 1 ml 2 ml ऐसे ml में आप ऐड कर रहे हो NaOH का। अब उससे क्या हो रहा है कि एसिटिक एसिड का कॉम्पोजिशन आपका कम हो रहा है और आपका बेस का सॉल्ट का कॉम्पोजिशन बढ़ रहा है। लाइकवाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट दैट इज द सॉल्ट इन बफर इक्वेशन इंक्रीजेस बाय 0.01 मोल per liter and the concentration of acetic acid decreases by 0.01 मोल per liter। क्यों, क्योंकि आपने ये अभी डाला और ये किसके साथ रिएक्ट होगा, तो एसिटिक एसिड के साथ। सो बिकॉज ईच एडिशन ऑफ ए बेस कन्वर्ट 0.01 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इनटू करस्पॉन्डिंग 0.01 मोल सोडियम एसीटेट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन से, इस रिएक्शन में HAC लिया था 0.1 मोल, इसमें NaOH डाला 0.01 मोल। जैसे ही आपने ये डाला इसमें का एसिड कन्वर्ट होगा सॉल्ट के अंदर, सोडियम एसीटेट बनाएगा और ये कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ा। ठीक है, तो अब आपका पहला इक्वेशन क्या था, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। दिस इज बिफोर द एडिशन ऑफ 0.01 मोल पोर्शन ऑफ NaOH। नाउ अब क्या हुआ, आपका सॉल्ट बढ़ा और एसिड कम हुआ। सो द करेक्ट इक्वेशन क्या लिखोगे आप इसके अंदर, सो ये बिफोर डालने के पहले क्या था आपका, pH इज इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग ऑफ 0.1 बाय 0.1 इज इक्वल टू 4.76, यानी pH इज इक्वल टू pKa था। दिस इज 4.76 इज द pKa ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आपने लिखा, ये तो 4.76 है। नाउ इस जगह पे pH इज इक्वल टू pK है और ये हम लोग बार बार बता रहे हैं कि बफर हैविंग द मैक्सिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम इफिशियंसी व्हेन pH इज इक्वल टू pK, व्हेन द 50% ड्रग इज आयोनाइज्ड एंड 50% ड्रग इज अनआयोनाइज्ड, व्हेन pH इज इक्वल टू pK। तो हम लोग ये बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी आपको मिलेगी। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ, आपके नया इक्वेशन क्या बना, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट प्लस जो बेस ऐड किया आपने, कितना किया, तो सॉल्ट कितना था 0.1 शुरुआत में, फिर कितना हुआ, तो 0.01 ऐड हुआ, यानी ये बेस ऐड किया, ये इसके साथ सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, एसिड में से कम होगा 0.1 में से आपका 0.01 कम होगा। नाउ अगर हम लोग ये वैल्यूज रखते हैं, pH इज इक्वल टू 4.76 प्लस लॉग ऑफ 0.1 प्लस 0.01, तो यहाँ पे होगा 0.11 और यहाँ होगा 0.09। तो आपका आंसर क्या बनेगा, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, दैट बिकम्स, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मोल्स ऑफ NaOH एडेड, यस मोल्स ऑफ NaOH एडेड इज इंक्रीज, 0 था तो 4.76 था। ठीक है,
तो आपका बफर कैपेसिटी इस टाइम पे 0.11। एज वी गोज ऑन एडिंग दी मोल्स ऑफ NaOH, जैसे जैसे हम लोग मोल्स ऑफ NaOH बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे पहली एडिशन में क्या किया था 0.01 डाला आपने, ये वाला आंसर, ठीक है, तो आपका pH सॉल्यूशन कितना हुआ 4.85। तो बफर कैपेसिटी कितनी है अभी 0.11। जैसे जैसे हम लोग ऐड करते जा रहे हैं आपका pH ऑफ सॉल्यूशन चेंज होते जा रहा है, और बफर कैपेसिटी अगर आप देखो केयरफुली, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। हम लोग बोल रहे हैं कि NaOH का एडिशन इंक्रीज हुआ नीचे आते वक्त, तो बफर कैपेसिटी नीचे आते वक्त डिक्रीज हुई। तो बफर कैपेसिटी इज हाईएस्ट एट दी लोअर एडिशन ऑफ एसिड और बेस। तो जब हम लोग बहुत कम एडिशन करेंगे एसिड और बेस की, तब मेरी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होंगी। अब लिखना क्या है इसके अंदर, सो वी हैव सीन ऑल अबाउट, ये वाला पार्ट देख लिया बफर का, ठीक है, ये 3 डेफिनेशन हमें पता चली। फिर एग्जाम्पल लिया एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का, फिर हमने सोडियम एसिटेट में सॉल्ट इंक्रीज होने वाला है, एसिड कम होने वाला है, कितने प्रोपोर्शन से कम होगा, फिर ये इक्वेशन, फिर ये इक्वेशन, दैट इज प्रीवियसली क्या था, pH इज इक्वल टू pK, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी मिली। फिर हम लोग आगे बढ़े, हम लोग यहाँ पर pH प्लस pK, तो क्या बढ़ रहा अभी नए इक्वेशन में, यानी इस वाले इसमें, तो आपका सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, हाउ मच अमाउंट से बढ़ा तो वो लिखा है ना, एसिड बढ़ा तो कितने अमाउंट से बढ़ा वो लिखा, और फिर इस इक्वेशन को यहाँ तक लाके आपने छोड़ दिया तो भी चलेगा, या इसका आंसर लिखो इज इक्वल टू 4.85, जो कि यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, सेकंड एडिशन में 4.85 तक लाके छोड़ोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ तक हम लोग लिखेंगे, और ये टेबल याद नहीं रखना है, इसमें क्या याद रखना है आपको, सिर्फ इतना याद रखना है, एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH एडेड इंक्रीजेस द बफर कैपेसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट्स इट। ये लाइन अगर आपको ध्यान में आ गई तो काम हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग लिखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया, कैलकुलेट दी, दिस इज फॉर GPAT, नॉट फॉर द यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कैलकुलेट दी चेंज इन pH आफ्टर एडिंग 0.0 मोल of sodium hydroxide to liter of buffer solution containing 0.2 mole concentration of sodium acetate and acetic acid। अब यहाँ concentration initial कितना दिया था 0.2 सोडियम एसिटेट और 0.2 एसिटिक एसिड। क्या कम होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कम होगा एसिड, कितने से कम होगा तो 0.04 से कम होगा। क्या बढ़ेगा तो सॉल्ट, कितने से बढ़ेगा तो 0.04 से बढ़ेगा, मतलब 0.2 प्लस 0.04 मिला दो उसके अंदर, यानी 0.24 होगा, और डिवाइडेशन में 0.2 माइनस 0.04 निकाल दो तो 0.16 होगा, ठीक है। पीके तो आपको दिया है 4.76, अगर नहीं भी दिया है तो आपको एसिटिक एसिड का पीके याद रखना है 4.76। सो द आंसर इज व्हाट, एट द इनिशियल pH इज इक्वल टू पीके, क्योंकि 0.2 दिया है इन्होंने, मगर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमने ये मिलाया, एंड यू आर गेटिंग द आंसर इज 4.9361 और द आंसर इज 4.94। सो आपको पूछा है कि pH, चेंज इन pH, तो शुरुआत में कितना है 4.76, बाद में कितना हुआ 4.94। सो यू कैन डू 4.94 माइनस 4.76, सो द pH चेंज इज 0.18 यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन हो सकता है GPAT के लिए, तो बेटा इस एंगल से इसको सोचना, ठीक है। तो GPAT में आपको ऐसे सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको सिर्फ यहाँ ऐड करना है बेस, और यहाँ पर दैट मीन्स प्लस बेस माइनस बेस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट बफर कैपेसिटी, ठीक है। अभी हम लोग हाफ पार्ट तक ही पहुंचे, ठीक है। अब क्या होता है कि बफर कैपेसिटी हम लोग बात करते हैं, इट इज नॉट अ फिक्स वैल्यू, कि 0.11 जो अभी आपने बताई या हमने देखी यहाँ पर कि सर ये वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज दिस आर नॉट फिक्स वैल्यू, एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्यों फिक्स नहीं है आप देख लो, यही कि ये देखो कि अभी मैंने बताया आपको कि 4.76 था और 0.01 डाला तो 4.85 हुआ, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बदलते हैं तो यहाँ आप देखो 4.94 है ना, एज वी गोज ऑन द चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन देयर इज अ चेंजिंग इन द बफर कैपेसिटी, ठीक है। जैसे यहाँ 0.2 ले लिया, ये डबल कर दिया, तो देयर इज अ चेंज इन द बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी एक फिक्स वैल्यू नहीं है इट ऑफ द बफर सिस्टम, बट इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ बेस एडेड, कितना आप बेस डाल रहे हो इस पे डिपेंड करेगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन का आपका बफर है 0.1 और 0. यानी बफर में जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं उसका कितना मोलार कॉन्सेंट्रेशन है इस पे भी डिपेंड करेगा, और इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ बेस एडेड। सो with the
addition of more NaOH, the buffer capacity decreases rapidly. And when sufficient base, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा base add कर देते हैं, sufficient base added, the buffer or the acid convert completely into sodium ions and acetate ions. So there is no more buffer system exist. पूरा की पूरा एसिड कन्वर्ट हो चुका है अभी कंप्लीटली सोडियम आयंस या एसिटेट आयंस के अंदर. सो देयर इज नो बफर सिस्टम एग्जिस्ट. ठीक है, क्योंकि वीक एसिड बचा ही नहीं है और उसका कॉन्जुगेट बेस तो है जो कि सोडियम एसिटेट है, मगर वीक एसिड कंज्यूम होते होते NaOH के साथ अब बचा ही नहीं है. अब बचा क्या, तो कंप्लीटली सोडियम आयंस एंड एसिटेट आयंस. सो वहाँ पे कोई बफर सिस्टम नहीं बचेंगी. ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग मोर NaOH ऐड करेंगे डिक्रीज होंगी हमारी बफर कैपेसिटी. सो द बफर कैपेसिटी हैज इट्स ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, हमने इसके पहले बार बार बोला है, व्हेन pH इज इक्वल टू pK, दैट मीन्स सॉल्ट बाय एसिड इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब द बफर कैपेसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंक्रीज इन द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बफर कॉन्स्टिट्यूएंट. अब भी यहाँ हमने ऊपर के पॉइंट में यही बात किया था कि अगर बफर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी हम लोग जो 0.1 मोल अभी सोडियम एसिटेट लिया था और 0.1 मोल एसिटिक एसिड लिया था, इफ आई एम गोइंग टू चेंज 0.1 टू 0.5 सोडियम एसिटेट एंड 0.5 एसिटिक एसिड, देन द चेंज, वो जो बफर कैपेसिटी है ये चेंज होंगी और वो ग्रेटर होंगी, क्योंकि वहां पर ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी है कि आपका अल्कलाइन और एसिड रिजर्व को टॉलरेट करे. ठीक है, सो बफर कैपेसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंक्रीज इन द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बफर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सिंस द ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड प्रोवाइड्स द ग्रेटर अल्कलाइन एंड एसिड रिजर्व. तो इसको टॉलरेट करने की उसमें बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये 3 पॉइंट देखे. मैं बार बार बता रहा हूँ, 3 डेफिनेशन, उसका एक इक्वेशन, फिर हम एक एग्जांपल लिया सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड का, उसका इलेबोरेशन, फिर ये 3-4 पॉइंट हम लोग बफर कैपेसिटी, क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं है, ये डिपेंड करती है कि कितना NaOH आप डाल रहे हो उसके अंदर, और उसके बेसिस पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा NaOH डालोगे तो बफर कैपेसिटी कम कम होती जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बफर कैपेसिटी कंप्लीटली वहाँ से खत्म हो चुकी है, क्योंकि सभी के सभी एसिड कन्वर्ट हो गया सोडियम आयंस में और एसिटेट आयंस में. और बफर कैपेसिटी की वैल्यू कब सबसे ज़्यादा होती है, जब मेरे पास pH इज इक्वल टू pK होगा. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑल्सो, कितना आपने एसिड और कंजुगेट बेस लिया है उसका. ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है. उसके बाद इस सब चीजों पे डिपेंड्स होता है, इसलिए वैंस लाइक डेवलप अ मोर एग्जैक्ट इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बफर कैपेसिटी. इफ यू सी द प्रीवियस इक्वेशन, है ना, तो यहाँ पर क्या था, कहीं पर भी है ना कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात ही नहीं की गई है. आप जो पहला इक्वेशन देखते हो, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा pH, इसमें कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं आया है. So Vance like develop a more appropriate equation in terms of concentration. Beta is equal to 2.3 C Ka. Ka is nothing but dissociation constant. H3O या H+. H3O+ मतलब एसिड के लिए जो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. Ka again dissociation constant plus H3O+ होल ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, अब ये हो गया वैंस लाइक का इक्वेशन जिसमें कॉन्सेंट्रेशन की टर्म आई है. कॉन्सेंट्रेशन इज द टोटल कॉन्सेंट्रेशन, द टोटल बफर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द सम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड द सॉल्ट, एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, यानी जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, एसिड एंड इट्स सॉल्ट, दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन की अगर समेशन करते हैं दैट इज C. अब यहाँ पर C आया जिसके ऊपर हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी बफर कैपेसिटी डिपेंड कर रही है. तो यहाँ ये बीटा वाला आपको इक्वेशन लिखना है फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी. हु डेवलप द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी? वैंस लाइक डेवलप द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी. व्हाट इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी? तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि और व्हाट इज द मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर बीटा? बीटा इज इक्वल टू 2.3 C Ka H3O plus Ka plus H3O plus होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में डिसोसिएशन कांस्टेंट और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ प्लस में है और ये प्लस का स्क्वायर किया. ठीक है, तो आगे चलते ये इक्वेशन समझ लो. आगे हम लोग बात करेंगे इक्वेशन फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी. ये इक्वेशन फॉर आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, वाइवा में मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में है, और अगर जीपैट में पूछ लिया तो एक क्वेश्चन आपका आराम से बन जाता है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब मिलती है आपको? जब आपका pH इज इक्वल टू pK होगा. ठीक है, pH इज इक्वल टू pK होगा. pH का फॉर्मूला क्या है? इट इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड pK का मतलब माइनस लॉग ऑफ Ka. तो माइनस लॉग कैंसिल कर दूं क्या मैं? तो क्या बनेगा?
हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और H2O प्लस इज इक्वल टू Ka। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ डाल सकते हैं क्या? अभी हमने जो इक्वेशन देखा दैट इज आइदर Ka रिप्लेस विद दी H3O प्लस और H2O प्लस रिप्लेस विद दी Ka। तो हम लोग ये डाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने ये देखा अभी pH इज इक्वल टू Pk। pH का फॉर्मूला है या pH की डेफिनेशन ही बताती है कि माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। Pk इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग ऑफ द Ka, ये हमने देखा है। अब यहाँ पर हमने इसको आगे ले जाते हुए H प्लस और H3O प्लस इज इक्वल टू K, ये यहाँ से हमने डिराइव किया। सो कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ Ka एज H3O प्लस और H3O प्लस वैल्यू एज अ K, कोई भी चलेगा। सो जस्ट हम लोगों ने ये इक्वेशन देखा अभी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का, जो बीटा इज इक्वल टू 2.3 C ना, यहाँ हम लोग वैल्यू रख रहे हैं अभी बीटा मैक्स की। क्या रख रहे हैं हम लोगों ने क्या किया कि K हटा दिया और Ka के जगह मैंने H3O प्लस रखा, तो H3O प्लस इंटू H3O प्लस इज इक्वल टू H3O प्लस का स्क्वायर हो गया। Ka प्लस H3O प्लस की जगह मैंने यहाँ H3O प्लस लिखा, तो 2H3O प्लस का स्क्वायर, तो 2H3O प्लस का स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पर 4 इंटू H3O प्लस स्क्वायर। इफ आई एम सॉल्विंग दिस, तो H3O प्लस स्क्वायर ऊपर का और H3O प्लस स्क्वायर न्यूमरेटर का और H3O प्लस स्क्वायर डिनोमिनेटर का आपका वहां से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ 1/4, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो 1/4 बचेगा। तो अल्टीमेटली क्या बचा आपका 2.3 C ये जो था, और ये तो सब कैंसिल होके सिर्फ यहाँ 1/4 बचा, मतलब ये 4 आ गया। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी? बीटा इज इक्वल टू बीटा मैक्स इज इक्वल टू 0.576 C। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज माई कंसर्न। ये मैं आपको वाइवा में भी पूछता हूँ, मैं आपको सिनॉप्सिस में भी पूछता हूँ, मैं आपको सेशनल में भी पूछता हूँ। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी कि आपको डिराइव करो इक्वेशन फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी फॉर 2 मार्क्स, फॉर 1 मार्क्स और व्हाट इट में भी, ठीक है। तो ये बीटा मैक्स का इक्वेशन मिला आपको। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ऑफ एन एसिटेट बफर विद द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.20? तो C मिल गया आपको, जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर 0.576 मल्टीप्लाइड बाय C मतलब कितना? तो 0.20। अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर 0.01। तो बीटा मैक्स मिल गया आपको। इतना आसानी से आपका यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यू आर एबल टू कैलकुलेट द बीटा मैक्स और मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। तो राइट नाउ हमारा यहाँ पे बफर कैपेसिटी हो गया। आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बफर कैपेसिटी यानी क्या, इसकी 3 डेफिनेशन, फिर डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच वाला इक्वेशन, फिर उसके बाद में एक सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड का एक इक्वेशन एग्जांपल के तौर पे जिसमें हमने 0.01 मोल NaOH डाला, फिर उसके बाद में क्या क्या चेंजेस हुए और उसका एक टेबल फॉर्म। तो टेबल याद नहीं रहेगा, मगर इतना बताना है कि एज वी गोज ऑन इंक्रीजिंग द एडिशन ऑफ NaOH, वहां पर आपका क्या चेंज हो रहा है, तो वहां पर आपका बफर कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप ऐड करते जाओगे ना बफर NaOH को, तो वहां पर एसिड बचेगा ही नहीं, एंड एट दैट टाइम देयर इज ओनली सोडियम एंड सोडियम एसिटेट रिमेन्स इन दिस सॉल्यूशन, तो बफर सिस्टम बचेंगी नहीं। तो और उसके बाद में हम लोग बोलेंगे कि डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, एंड दैट्स व्हाई वैंस लाइक केम इनटू द पिक्चर, और वैंस लाइक सर ने इसको मॉडिफाई करके बताया हमको, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन करके जो इक्वेशन था वैंस लाइक का वो लिखना जरूरी है बीटा का, और फिर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी का, एंड गो विद दिस इक्वेशन इज वैंस लाइक इक्वेशन। फिर हमने यहाँ पे pH इज इक्वल टू Pk पर ही हमारे बफर की कैपेसिटी मैक्सिमम है, ये बार बार हम लोग बता रहे हैं, इसलिए हमने ये इक्वेशन डिराइव किया। दैट्स इट। सो यहाँ तक हम लोग पहुंचे। नाउ आज ही हम लोग इसी वीडियो में ये आगे वाला भी पार्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये है बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या क्या हम लोग बात करते हैं। सो यूजुअली इन विवो बायोलॉजिकल बफर सिस्टम आपको मालूम है, एक तो होते हैं ब्लड, लैक्रिमल फ्लूइड्स, है ना, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं यूरिन, तो ये सब कुछ इन विवो। तो ब्लड में सबसे पहला ये आपको बफर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये इन विवो एंड फार्मास्यूटिकल बफर्स, ये हम लोग यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो ये होगा, मगर फिर भी हम लोग ट्राई करता हूँ मैं इसको 10-15 मिनट में खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे पहला पार्ट मैं बता रहा हूँ कि इन विवो बायोलॉजिकल बफर सिस्टम, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि इन विवो मतलब बॉडी के अंदर कौन सी है, तो ब्लड का पीएच कितना मेंटेन होता है, तो 7.4। तो 7.4 अगर ब्लड का पीएच मेंटेन होता है तो इसको
दो बफर सिस्टम काम करती है ब्लड में. प्राइमरी बफर सिस्टम इज प्लाज्मा कंटेन कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट विच मेंटेन द बफर, एंड द सेकेंडरी बफर सिस्टम अगर मैं बात करूं, दिस इज नथिंग बट हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि प्राइमरी बफर सिस्टम है हमारे पास ब्लड के अंदर विच कंटेन कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट एंड एसिड अल्कली ऑफ सोडियम सॉल्ट एंड फॉस्फोरिक एसिड एज अ बफर. प्लाज्मा ओवर हियर और व्हाट आर द प्लाज्मा प्रोटीन, यहाँ पर दे बिहेव्स एज अ एसिड इन द ब्लड. प्लाज्मा प्रोटीन क्या बिहेव करेंगे यहाँ पर, दे बिहेव्स एज अ एसिड इन द ब्लड एंड कैन कंबाइन विद द बेसिस एंड सो एक्ट एज अ बफर सिस्टम. तो ये जीपैट का पॉइंट है कि प्लाज्मा प्रोटीन act as a acid, conjugated base, weak base and so many options है ना. तो हम लोग बोलेंगे कि plasma protein act as a acid in a blood and combine with the bases and so they will act as a buffer. Okay, now secondary buffer as we discussed, that is erythrocyte system, that is consist of hemoglobin and oxyhemoglobin. तो hemoglobin and oxyhemoglobin along with the acid and alkali of like potassium salt and phosphoric acid also act as a secondary buffer system. तो दो बफर सिस्टम हमारे ब्लड में काम करती है, पहली कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट, दूसरी जो कि इरिथ्रोसाइट है जिसमें ऑक्सीहीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन. तो ये 3 पॉइंट इज मोर देन इनफ. आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक आगे थोड़ा और डिटेल में दिया है आपके मार्टिन में कि द रेशियो ऑफ अमाउंट एडेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड टू स्मॉल चेंज इन पीएच ब्रॉट अबाउट बाय दी दिस पर्टिकुलर एडिशन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा मालूम है क्या कि आपके पास पीएच का दैट इज पीके वैल्यू जो है ब्लड के हमको 6.1 के साथ चलते हैं. पीएच इज इक्वल टू 6.1 प्लस लॉग ऑफ बाइकार्बोनेट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनिक एसिड. तो यहाँ पर आपके पास कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट्स हम लोग ले रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको बताना है कि जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ध्यान में रखो कि ये रेशियो आप निकाल सकते हो. पीएच ऑफ ब्लड कितना है 7.4. लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ 7.4 है ना, ऑफ ब्लड पीएच डाल दी 7.4. अब आप 7.4 में से ये 6.1 माइनस करो. ठीक है, तो आपको ये मिलेगा लॉग ऑफ ये वाला आंसर 1/3. आइदर द ऑप्शन इज 1/3 आपके जीपैट में, या आपको ऑप्शन रहेगा ये एंटी लॉग निकाल के. तो एंटी लॉग निकाल के ये रेशियो कितना होता है, तो ये रेशियो होता है 1:20. हम लोग बात करेंगे ये रेशियो होता है 20:1. ठीक है, दैट इज SCO3 माइनस डिवाइडेड बाय H2CO3. द रेशियो इज 20:1. ऑप्शंस आर 20:1, 10:1, 15:1 और व्हाट इट मे. तो आपको क्या करना है कि पीएच के लिए आपके ब्लड में हम लोग बोलेंगे सॉल्ट टू एसिड कितना रेशियो होता है, सॉल्ट कितना और एसिड कितना. तो सॉल्ट होता है 20 और उस कंपैरिजन में एसिड होता है 1. तो दिस इज फॉर दी जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू. अदरवाइज आपको अगर यूनिवर्सिटी में पूछा तो ये इतना मोर देन इनफ है ब्लड का. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे. नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ब्लड का पीएच रेड में इसलिए बनाया मैंने लिखा है कि इफ द पीएच गोज बिलो 7 और अबो 7.8 लाइफ इज इन द सीरियस डेंजर. इवन यहाँ एक अंडरलाइन करने वाली बात है कि ये है कि डायबिटिक कोमा के अंदर आपका ब्लड का पीएच इज ड्रॉप अप टू 6.8 इतना होता है. मैंने पहले ही बताया कि 7 के नीचे और 7.8 के ऊपर देयर इज अ सीरियस डेंजर फॉर लाइफ. और डायबिटिक कोमा इज आल्सो अ कंडीशन जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग लाइफ मतलब डेंजर में है, और वहां पर पीएच कितना नीचे आ जाता है 6.8 तक के. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ ब्लड पीएच. हमने बोला इन विवो के अंदर बायोलॉजिकल बफर सिस्टम में ब्लड लिया, हमने प्राइमरी बताया, हमने सेकेंडरी बताया, प्लाज्मा प्रोटीन कैसे एक्ट करेंगे ये बताया, या क्या एक्ट करेंगे ये बताया, रेशियो हमने निकाला. रेशियो मैंने बोला कि 7 ये एक तो आइदर लॉग ऑफ दिस वन इज 1.3 विल बी द क्वेश्चन, और आपका सॉल्ट टू एसिड या बाइकार्बोनेट टू कार्बोनिक एसिड कितना रेशियो रहेगा 20:1 रहेगा. दैट्स इट. ठीक है, अब आगे चलते हैं. आगे है आपके पास इन विवो बायोलॉजिकल बफर में लैक्रिमल फ्लूइड. एज वी हैव ऑलरेडी सेड कि लैक्रिमल फ्लूइड का जो बफर होता है दिस हैविंग अ वेरी गुड कैपेसिटी टू टॉलरेट, और इवन द डाइल्यूशन इज 1:15 और 1:20 विद द न्यूट्रल डिस्टिल वाटर. इसके साथ इतना उसका डाइल्यूशन करो तो भी दैट मीन्स इसकी बफर कैपेसिटी अच्छी है ना, टीयर की या लैक्रिमल फ्लूइड की. बट the pH of the tear is about 7.4 and with the range of 7 to 8 slightly higher. अगर हम लोग बात करें इसमें
it is generally thought that eye drop within the pH range of 4 to 10 will not harm the cornea and it can very well tolerate in the eye. तो ये विदाउट एनी हार्म ये आई के अंदर हम लोग ले सकते हैं, जो कि मगर ये इरिटेशन कॉज करेंगे क्योंकि आपके आई का पीएच रेंज 7 to 8 है, एंड फॉर दैट रीजन वी नीड टू ऐड अ बफर सिस्टम सो दैट इट कैन कॉज द लेस इरिटेशन और इवन नो इरिटेशन टू आई. तो लैक्रिमल फ्लूइड हम लोग यहाँ पर पहला ब्लड देखा, दूसरा हम लोग देख रहे हैं लैक्रिमल फ्लूइड का. लैक्रिमल फ्लूइड में हम लोग बात कर रहे हैं कि इट हैविंग अ वेरी गुड डिग्री ऑफ बफर कैपेसिटी, कितना डाइल्यूशन अलाउ करेगा. अंडरलाइन दिस 1:15 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. 1:20 कहीं दिया है या कहीं नहीं दिया है, बट 1:15 इज गिवन है ना. पीएच हमने बात किया 7.4, रेंज रहेंगी 7 से 8 के बीच में. हमने ये भी बात यहाँ पे समझाया है कि आई ड्रॉप जो होते हैं हमारे पास 4 to 10 के बीच में विदाउट एनी डैमेज टू द कॉर्निया दे कैन टॉलरेट इनटू द आई, बट इरिटेशन कॉज होता है एंड दैट्स व्हाई हमको बफर सिस्टम ऐड करना पड़ता है. जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि डिस्कम्फर्ट कॉज बिलो pH 6.6 एंड अबोव pH 9, एंड फॉर दैट हमको लगेगा. नाउ थर्ड वन इज द यूरिन. यूरिन का हम लोग बात करते हैं कि यूरिन का pH एज सच हम लोग डिपेंड करता है टाइम पे, एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ 24 आवर कलेक्शन ऑफ द यूरिन. अगर हम लोग 24 आवर यूरिन कलेक्शन का pH देखते हैं तो इट इज हैविंग एवरेज रेंज ऑफ 6, दैट इज एसिडिक, थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक है. तो यूरिन का pH स्लाइटली एसिडिक हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है. इट मे बी एज लो एज 4.5 एंड इट इज मे बी एज हाई एज 7.8 ड्यूरिंग द एंटायर डे. अगर हमारे pH एसिडिक साइड में जाता है दैट मीन्स हमारी किडनी एक्सक्रीट कर रही है H+, बिलो दी वैल्यू अगर जाता है तो हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट कर रही है बाय द किडनी, और अगर हमारा pH अबो जाता है दैट इज एक्सपेक्टेड जो एवरेज वैल्यू है उससे, देन हम लोग बोलेंगे कि हाइड्रोजन आयन रिटेन बाय द एक्शन ऑफ द किडनी टू ऑर्डर टू अगेन मेंटेन द pH अप टू द लेवल. अगर बहुत लो जा रहा है तो हाइड्रोजन आयन रिटेन करती है किडनी, और बहुत हाई जा रहा है तो हम लोग बात कर रहे हैं pH तो हाइड्रोजन आयन निकालती है, तो एसिडिक pH. तो एवरेज वैल्यू इज 6. सो दिस इज ऑल अबाउट बफर्स इन विवो और बायोलॉजिकल सिस्टम. नाउ आपके पास अगर मैं बात करूं बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, तो इसको मैं अगले इसमें लेता हूं. आपको क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहेगा बफर्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो ये आप यहाँ कवर करना, ठीक है. इसको हम लोग ओवरलुक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग शुरू करेंगे बफर्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम, ठीक है. वो एक छोटा सा टॉपिक कवर करके हम लोग आइसोटोनिक का पार्ट भी थोड़ा कवर कर लेंगे, डेफिनेशन पार्ट, और फिर हम लोग कैलकुलेशन, दैट विल बी द लास्ट वीडियो. तो आज हमने बफर कैपेसिटी देखा, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी देखा, वैन्स लाइक ने कैसा इक्वेशन लिया वो भी हमने देखा, ठीक है. सो दिस आर ऑल हम लोग. तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, हम लोग बफर इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे, और आइसोटोनी वाला कुछ पार्ट हम लोग करेंगे. सो टिल देन थैंक यू. डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, and if you want like my videos. Okay, so thank you.